आज हम आए हैं साहजनी ग्राम, जहां जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष रतन वरकड़े के यहाँ हम उनसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसकी संगठन काम करता है, उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए आपको। जी धन्यवाद। हम बता दें, रतन वरकड़े लंबे समय से सामाजिक क्षेत्रों में लगे हुए थे। जब से उन्हें जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, जो पूरी मध्य प्रदेश में लंबे समय से, विगत 2012 या 13 से ना सर, हाँ 13 से काम कर रहे हैं। जब से अभी 5 मार्च लगभग जिनको मंडला का प्रभार मिला था, इसके बारे में हम उनकी क्या क्या उपलब्धि अभी तक रहे हैं, उन्होंने किस क्षेत्र में काम किए हैं, हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर, 5 मार्च को आपको प्रभार मिला जय आदि युवा शक्ति संगठन का। इससे पहले हमने आपके बारे में जानकारी निकाला तो पता चला कि आप बहुत लंबे समय से सामाजिक क्षेत्रों में लगभग काम किए हैं। कैसा अनुभव रहा संगठन के प्रभार मिलने से पहले का आपका? मैं बताना चाहूँगा, लगभग सन 2009-10 के समथिंग में जिस परिवेश में हमने पढ़ाई लिखाई की, जिस परिवेश में हमने शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना जीवन को संवारने का प्रयास किया, तो जानकारी मतलब चलते चलते और अपना जीवन यापन करते हुए तमाम जो रोज़मर्रा का जो जीवन है उसमें, और अपने आसपास जो हमारा परिवार समाज है, उसकी कई सारी ऐसी तकलीफ़ें हमको देखने को मिली, जो महज कोई विशेष तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद वो है शासन प्रशासन से इतना त्रस्त रहते थे। उसमें बहुत सारे कारण निकल के आए कि लोग शिक्षा ना होने की वजह से भी डरे सहमे से रहना, झिझक उनके अंदर रहना, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भी अपने आप को हर जगह असहाय महसूस करना। ऐसे वो जहाँ पर भी कार्यालय वगैरह में, यहाँ पर जहाँ पर भी वो जा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हुए और बड़ा पीड़ित सोच महसूस करते हुए इस टाइप का जो हमारा समाज और वातावरण इर्द गिर्द अपनों को दिखाई दिया। तो उसी समय फिर हमारे नारायणगंज विकास खंड, जो मंडला जिले का एक 49 पंचायतों का ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हमने पहले टारगेट लिया कि ज़्यादा पूरा जिला तो बहुत दूर की बात है, हम जिस एरिया में, जिस ब्लॉक में हम रहते हैं, उसके वातावरण को हम ठीक करें, प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करें। उसके लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई तो समथिंग जो है 30 से 35 युवाओं की एक बैठक करने के बाद जो है हम लोगों ने इसका एक बीड़ा उठाया कि विशेषकर नारायणगंज ब्लॉक में जो 49 पंचायत 133 गांव हैं, उन सभी गांवों तक हमको अपनी कनेक्टिविटी बनाना है। सबको एक रूप में लेते हुए सभी युवाओं को, जो एक युवा शक्ति जो अलग अलग रह करके जो है उस शक्ति का क्षीण होता था, उस सबको हमने एक मोती की माला की तरह पिरो करके, और हम सब उस समय में किसी प्रकार कोई नाम, कोई झंडा, बैनर हमारा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ग्रुप था हमारा। तो उसके तहत हम लोग कार्य करते गए और काम करते करते एक अंतर आया, प्रशासनिक व्यवस्था में भी अंतर आया। जहाँ पर भी, चाहे आपके कार्यालयों की बात कहो, चाहे आपके किसी भी विद्यालय की बात करो, चाहे आपके मड़ई मेले वगैरह जो होते हैं, इन पे भी तो जो हमारा समाज हर जगह अपमानित होता था, चाहे आपकी बसों पर सवारी करते हुए क्यों ना सही, तो एक अपमानित महसूस, कोई भी मतलब उसको एक झिड़क करके, एक शोषित दबे कुचले ऐसा समझ करके जो है तिरस्कृत कर देता था। उसमें एक अंतर आया, उनके अंदर एक स्वाभिमान आया, हमारे समाज के लोगों के अंदर एक स्वाभिमान आया, उनके अंदर एक जुनून आया कि नहीं है, हम अपना जो है अपना वजूद और अपने स्वाभिमान को हमको बचा के रखना है, और हर जगह जो है एक्शन का रिएक्शन कैसा दिया जाए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बनने लगी और चलते चलते एक वातावरण निकल के आया। और आज कहीं ना कहीं, उस समय हम नेतृत्व शब्द भी नहीं समझते थे, लेकिन चलते चलते आए कि शायद इसी को ही नेतृत्व बोलते हैं, और वही नेतृत्व के कारण ही शायद हम आज एक राष्ट्रीय स्तर की जो संगठन है उसमें हम इन्वॉल्व हुए। डॉक्टर हीरालाल अलावा साहब के विचारों से भी हम सहमत हुए, एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से उनके विचारों को जाने और जान करके शायद आज उनके साथ में हम काम करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार इस संगठन के बारे में कहाँ सुना आपने? इसको तो हम सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। जो डॉक्टर अलावा साहब हैं वो फेसबुक में बहुत लिखते थे, तो हमारे कुछ मित्र लोगों ने बताया कि बोले धार क्षेत्र से कोई एक डॉक्टर हैं, बोले ये
कर्मचारी अधिकारी के रूप में भी हैं, मतलब सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो समाज की कुछ बातों को वो सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। तो हमने देखा कि लिख क्या रहे हैं, तो उनके लिखने से ऐसा लगा कि हर शब्दों में एक जुनून और एक क्रांति टाइप का हर शब्दों में हमको समझ में आया। और वो चीज़ हमको भा गया कि नहीं, डॉक्टर अलावा साहब एज ए कर्मचारी होकर भी, एक शासकीय व्यक्ति होकर के भी समय निकाल करके समाज के लिए सोचते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जबकि उसकी विपरीत हमारे समाज में ज़्यादातर उस समय स्थिति ये थी कि ज़्यादा लोगों को सामाजिक क्षेत्र से मतलब नहीं था। वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने 24 घंटा में अपना 8 घंटा जो है ड्यूटी है, उसके बाद बाकी खुद का जीवन ऐसा रहता था। तो ये चीज़ हमको वहाँ से समझ में आया और सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी मिल पाई। फिर धीरे धीरे फिर उनसे फिर मुलाकात भी हुई, मंडला भी आगमन हुआ अलावा साहब का, साथ में बैठना हुआ, तो उनकी ये सारे विचार जो है हमको भा गए। आप आप यूथ ब्रिगेड पे काम करते हैं, आपकी अच्छी खासी एक टोली है युवाओं की, मतलब कैसे इतना विचार आया कि हम एक सामाजिक क्षेत्र में काम करें? इसमें ये कहना चाहेंगे कि आज विशेषकर हम मंडला जिले की हम बात करें, या मंडला जिला ही नहीं, मतलब पूरे प्रदेश हो चाहे देश हो, जो ट्राइबल्स एरिया हैं उन सब की एक सी समस्या आपको देखने को मिलेगी। उनकी जीवन शैली, उनकी सभी प्रकार के जो है जो 24 घंटे जो व्यतीत होता है उनका, चाहे शासकीय काम से गुजरते हुए, चाहे आर्थिक रूप से वो अपने जीवन यापन करते हुए, चाहे, तो उनकी समस्या आपको पूरे देश के कोने कोने में एक सी नजर आएगी और वो कॉमन समस्या हो गई है। तो जैसे आपके में बेरोजगारी है, बेरोजगारी यहाँ होने की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, और पलायन कर रहे हैं तो उससे एक आर्थिक स्थिति तो ये बन रही है कि चलो ठीक है कुछ कमा के ला रहे हैं, लेकिन साथ में हमारी जो सबसे बड़ी जो कहना चाहिए कि संपत्ति के रूप में एक गरीब परिवारों का या गरीब समाज का अगर संपत्ति होता है तो थोड़ा स्वाभिमान होता है, वो स्वाभिमान उनकी खत्म हो रही थी। और हमने इस बात का आकलन किया, चिंतन किया और लोगों से जानकारी लिया कि लोग जो पलायन करते हैं, पलायन के बाद होता क्या है, पलायन के बाद कुछ लोग अपना हाथ पैर तोड़ के भी आते हैं, कुछ लोगों की डेड बॉडी आती है, कुछ हमारी माताएं बहनें जो बाहर जाके काम करती हैं, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है। ये सब चीज़ों हमारी चिंता है, तो उनके अंदर हमने एक स्वाभिमान जगाने का प्रयास किया। तो उसका एक सकारात्मक परिणाम भी निकल के आया कि आज हमारे इसी जिस नेशनल हाईवे रोड जो हमारे नारायणगंज ब्लॉक से गुजरी है, इस नेशनल हाईवे रोड में कभी हमारे समाज के लोगों का दुकानदारी देखने को नहीं मिलता था। आज काफ़ी लोग व्यापार के क्षेत्र में उतर रहे हैं, चाहे वो एक छोटे से चाय के टपरा क्यों ना हो, और वहाँ से लेकर के आज कहना चाहिए कि बिल्डिंग मटेरियल का वर्क हो, चाहे कपड़े के व्यापार में, थोड़ा थोड़ा मतलब सभी लोग उस चीज़ में कदम डाल रहे हैं। इसके पहले क्या रहता था कि अगर पढ़ाई लिखाई आपने किया है तो सिर्फ नौकरी का टारगेट लेकर के या उसकी सोच लेकर के हमारे युवा पढ़ाई करते थे, लेकिन जब सरकारी की स्थिति देखा गया तो उनको हमने समझाया, तो आज उसका ये है कि आज ज़्यादा उस तरफ व्यक्ति या हमारा युवा नहीं भाग रहा है। अब वो सीधे तीसरा ऑप्शन उतार रहा है, बेरोजगारी, मतलब आपकी कहना चाहिए कि मजदूरी और नौकरी, उसके बीच में तीसरा रास्ता व्यापारी क्षेत्र का। लेकिन अब व्यापारी क्षेत्र भी सहज क्षेत्र नहीं है, उसमें बहुत सारा कंपटीशन आ गया है, तो उसके लिए हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं। आप इतना अच्छी विषयों को रखते हैं और आप लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इस सामाजिक क्षेत्र में नहीं आते तो आप हो सके बहुत अच्छा बड़ा अधिकारी भी आप होते, पर आपने यही क्षेत्र क्यों चुना? ये बात तो सही है, क्योंकि मैं पढ़ाई में शुरू से मेरा जुनून इंटरेस्ट था, क्योंकि जो परिस्थिति मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहना चाहिए कभी स्कूल के दरवाजे नहीं देखे हैं, लेकिन उनका भी एक जुनून था कि मैं हम जैसे तैसे भी हो ना, मतलब जो भी स्थिति में हो आप सबको पढ़ाएंगे। तो हम तीनों भाई में से सभी लोग एजुकेटेड हुए, और मेरा भी एक जुनून था कि हम यहाँ से 16 किलोमीटर दूर साइकिल से जा करके और क्लास अटेंड करके रोज़ आना जाना चलता था। तो एक वो स्थिति हमने देखा है, और उसके बावजूद भी छात्र जीवन से ही कहीं ना कहीं इन्हीं कुछ के हमारे मित्र लोगों के अंदर इतना झिझक और इतना डर क्यों रहता है हर विद्यालय में, हर चाहे वो कॉलेज स्तर का हो, चाहे आपके मिडिल स्तर का हो। तो ये चीज़ मैं शुरू से देखता था, तो मुझे भी एक मौका मिला है। तो हायर सेकेंडरी विद्यालय से ही मैं छात्र जीवन की लीडरशिप का काम मुझे करने का मौका मिला, और उससे बहुत सारे सीखते सीखते जो है एक जुनून आ गया कि हम सरकारी जो नौकरी का जो क्षेत्र है उस साइड ना जा करके एक सुकून हमको मिलने लगा कि हम समाज की सेवा करेंगे, और वही सुकून के कारण ही आज हम इन्हीं सब
विषय पे लगे हुए हैं और अपने आप को खुश भी रखते हैं, हैप्पी जो है अपने आप महसूस करते हैं। आपको जिले का प्रभार, आप जिला अध्यक्ष का आपका सफर सामाजिक क्षेत्र से एक संगठन का, जो संगठन मध्य प्रदेश में काफी अच्छा निमावा जैसे कंठों को उठाया, पर्यावरण चाहे प्रदूषण हो, ये संगठन का जिला अध्यक्ष तक का सफर कैसा रहा, मतलब किसके माध्यम से ये सब? इसमें मुझे एक तो छोटी सी सदस्यता के रूप में आने का अवसर मिला, लगभग ये इसी वर्ष फरवरी के समथिंग में। और उसके बाद हमने सामाजिक क्षेत्र में ऐसा काम करते करते और कुछ पुराना अनुभव के साथ में ऊपर से कुछ आदेश वगैरह होते हुए जो जयेश प्रदेश संगठन है उसने भी एक निर्णय लिया कि जो मंडला जिला है, मंडला जिले में पूरा हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जो है तमाम प्रकार के मुद्दे और समस्याएं यहाँ पर इर्द गिर्द पाई जाती हैं। तो उसको लेकर के कार्यकारिणी का विषय आया, तो उसमें फेरबदल का मैटर आया। इसके पहले जो कार्यकारिणी थी तो वो भी काम कर रहे थे लेकिन उतना बेहतर पिकअप नहीं कर पा रहे थे, और फिर हमको मार्च में ये मौका मिला। शायद आप 5 मार्च में आपका जिले में आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया था। हाँ सही बोल रहे हैं आप। 5 मार्च को जो है हमारे 52 गढ़ों की राजधानी मंडला, गढ़मंडला और जो उसका जो हमारा गढ़मंडला का जो किला है वहाँ पर बैठ कर के ही जो है इस पद को धारण किए और समाज ने हमको ये जिम्मेदारी दी। और 5 मार्च से लगातार थोड़ा सा दुर्भाग्य ये रहा कि उसके बाद सीधे कोरोना काल लग गया। तो कोरोना काल की वजह से तो पूरी दुनिया ही थम गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको भी थोड़ा सा अपने आप को घर पर ही महफूज रखना पड़ा। लेकिन उसके बाद ये पुनः अभी लगभग 2-3 महीने से पुनः ऐसा मौका थोड़ा सा मिला, तो हम प्रत्येक मुद्दे को उठाने का प्रयास किए, चाहे वो जिला स्तरीय हो, चाहे प्रदेश स्तरीय हो, चाहे राष्ट्रीय स्तरीय हो। और जैसे जैसे संगठन के द्वारा निर्देश वगैरह मिलते रहे उस पर भी हमने काम करते रहे। तो मंडला जिले के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमने प्रयास किया उसको उठाने का भी, उठाए भी और उसका सकारात्मक रिजल्ट भी आया। और छोटे मोटे गिनेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं, पत्र पत्रिकाएं हमारी शासन प्रशासन चलती रही है और इस प्रकार से मार्च से अभी तक हम कार्यरत हैं। हाँ, आए दिन आप इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों से रूबरू होते रहते हैं। आपका एक अच्छा कदम, आपने जयेश पाठशाला के नाम से पूरे जिले के 9 इलाकों में हमने निरंतर आपको कवरेज किया है। तो जब आपने वो भ्रमण किया और उसमें पाठशाला जो आपका था जयेश पाठशाला, जिसमें आप पेशा कानून, CRPC, IPC को लेकर युवाओं को मतलब प्रशिक्षण कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि जहाँ तक हम बात करें ट्राइबल जिलों की, तो वहाँ पर एक शिक्षित होना और जागरूक होना दोनों में काफ़ी अंतर हमको दिखाई दिया। शिक्षित होना मतलब बहुत सारी डिग्रियाँ उसके पास हो सकती हैं, लेकिन अगर वो अपने राइट्स एंड ड्यूटी अगर नहीं समझ पा रहा है तो मैं नहीं मानता कि वो जागरूक है। और इस चीज़ की कमी हमको देखने को मिली और उसका असर हमको जाकर के जो नेतृत्व होता है, हमारे लोग जो नेतृत्व करते हैं, ये स्थिति वहां तक भी नजर आई, चाहे आपकी विधायक स्तर तक की हो, चाहे वो संसद स्तर तक की हो। तो हमारे क्षेत्र के जो लीडर लोग जो निर्वाचित होकर के भी जाते हैं उनके साथ भी वही स्थिति है, वो भी ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको एक इस बात के लिए एक निर्णय लेना पड़ा और एक प्लानिंग बनी कि हम क्यों ना हो जो चीज विद्यालयों में नहीं बताई जा रही, जो विषय विद्यालयों से लोग ट्रेंड होकर के नहीं आए हैं और ना ही किसी भी राजनीतिक संगठन द्वारा बताया जा रहा है, ना ही कोई ऐसी कोई संस्था नहीं है कि जो हमको इन विषयों पर ट्रेंड कर सके। अब सीधे अगर कानून के बारे में जानकारी आपको लेना है तो उस पर रैली भी करना पड़ेगा, तो सिर्फ एक ही बात होगी, सिर्फ कानून के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी मिले। लेकिन हमारे जो ऑलरेडी जो राइट्स हैं, जो स्पेशल जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं और बहुत सारे जो अधिनियम और कानून जो इस देश के अंदर बनाए गए हैं, उन पर भी जो मुख्य रूप से अधिनियम कानून हैं उनकी जानकारी हमको जो है रहना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने जयेश पाठशाला के नाम से एक हम लोग जो है पूरे 9 ब्लॉकों में जा करके जो है मास्टर ट्रेनर के रूप में जो है हमने हमारे जो जयेश के साथी हैं उनको हमने देने का प्रयास किया। उस जयेश पाठशाला में मुख्य रूप से संविधान, जो हमारे देश की सबसे प्रमुख ग्रंथ है, उसको लेकर के हमने लोगों को बताया। तब लोगों के अंदर का इंटरेस्ट जागा कि संविधान के अंदर बहुत सारा विषय है, बहुत सारा ऐसा वो बिंदु है जो हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोगी हैं। तो जब उस संविधान को खोल करके लोगों के बीच में रखा
कि फलाना अनुच्छेद में ये है, फलाने सेक्शन में ये तमाम प्रकार की सब चीज़ें रखे, तो लोगों के अंदर एक जागृति आई कि नहीं, वास्तव में जो है ये जो ग्रंथ है हमारी बहुत विशेष महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद फिर उसके इर्द-गिर्द में जैसे आपके जो हमारे विशेष जैसे पैसा एक्ट का विषय हो, पंचायती राज अधिनियम का विषय हो, और जो आपके सूचना का अधिकार अधिनियम है, जो हमारे महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो हम शासन की कोई जानकारी हम ले सकते हैं, ऐसे अधिनियम। दूसरी बात, हम कानून की दृष्टिकोण से अगर हम जाते हैं तो सीआरपीसी जो आपके जो पुलिस विभाग के जो थाने संचालित होते हैं, तो ये सीआरपीसी के थ्रू संचालित होते हैं। आईपीसी जिसकी जिन धाराओं के तहत हमको जो है किस अपराध में कौन सा उनको जो है दंड मिलता है, वो आईपीसी की जानकारी भी हमको होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक वकील ही हमको बताए, अगर हम एजुकेटेड हैं, सारे पुस्तकें पढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम इन अधिनियमों की भी जानकारी हमको रखें। दूसरी बात, हम बाजार व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, हम हर समय में जो है एक उपभोक्ता के रूप में भी हम माने जाते हैं, तो उपभोक्ता कानून उसको लेकर के भी हम जहाँ भी हम ट्रेनिंग में गए तो इस बात को रखें। दूसरी बात, भू अर्जन और भू अधिग्रहण अधिनियम, इसको लेकर के, क्योंकि हमारे ट्राइबल जिले में ज़्यादातर यही हो रहा है कि हमारे काम की रोजगार पैदा करने वाली ऐसे कोई फैक्ट्री है या ऐसे कोई उद्योग तो नहीं लाए जाते हैं, लेकिन ऐसे परियोजना को जरूर लाया जाता है जिससे हमारे गांव उजड़ते हैं, परिवार उजड़ते हैं, और वो सीधे सीधे जो है एक आदेश पे हमारे पूरी जमीनों को छीनने का प्रयास करते हैं सरकार के द्वारा। तो एक, चाहे उसके लिए वो हथियार का उपयोग करे, चाहे डंडे का उपयोग करे, चाहे वो बंदूक की नोक पे क्यों ना हो, और उनको जो है जो हमारा कानून है ग्राम सभा से पारित होना चाहिए, वो सब अलग हो जाता है और उनके अपने कानून के द्वारा जो ये सब ले जाते हैं। तो जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, इस अधिनियम की जानकारी लोगों को होना जरूरी है। औने पौने दाम में उनको जो है मुआवजा दे दिया जाता है और उनकी पूरी जमीन छीन कर कहीं आपके बांध बनाना, कहीं आपकी कोई भी परियोजना ला देना। तो इस विषय पर भी हमने जगह जगह जाकर के इस बात को रखा। वन अधिकार अधिनियम, ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो कभी विभागों के द्वारा भी नहीं बताया जाता। इसको लेकर के भी हमने जैस बस्ता के माध्यम से जगह जगह जाकर के लोगों को प्रशिक्षित किया और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। आज यही प्रशिक्षण की देन है कि आज लोग अपना आवेदन लेकर के अधिकारियों के कहीं ना कहीं कॉलर पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने अधिकारी को जान गए हैं। तो ये इस टाइप के विषय हमारे जैस बस्ता के माध्यम से चले और आगे भी ये अनुरोध जारी रहेगा। अभी हमने ब्लॉक में जाकर के दिया है, इसके बाद जो हमारी ब्लॉक कमेटी है वो सेक्टर में जाकर के जो है इस टाइप ट्रेनिंग जो दे रही है। हमने जैसे आपकी ट्रेनिंग में एक और सब्जेक्ट था सूचना का अधिकार 2006 RTI, इसको भी लेकर हमने एक रिपोर्ट निकाला। तो जिले में सबसे ज्यादा आपके संगठन से जुड़े लोगों ने ही RTI कार्य पंचायत से लगा के जिला कार्यालय तक, अभी विगत 2 महीनों में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा आपके ही संगठन से जुड़े लोगों ने RTI लगाए हैं। अब सौभाग्य से बात है, हमारा काम था उनको प्रशिक्षित करना, उनको जागरूक करना। लोगों को जहाँ पर भी परेशानी आई, जहाँ पर उनको लगा कि नहीं संदेह है, फलाने विभाग पे संदेह, फलाने अधिकारी पे संदेह है, तो उन्होंने इस अधिकार का जो है उपयोग बखूबी किया, क्योंकि उनको हमने प्रशिक्षित कर चुके हैं। और सभी प्रकार के आवेदन, चाहे आपका साधारण वाला आवेदन हो, चाहे आपका अपील हो, चाहे आपकी सेकंड अपील हो, उसमें अलग अलग धाराएं जो लगती है, उन सारे धाराओं से हमने अवगत करा दिया है। तो वो कहीं पर जो है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और वो सीधे सीधे जहां उनको लग रहा है कि फलाना अधिकारी हमको जो है परेशान कर रहा है या शंका के घेरे पे है, संदेह के घेरे पर है, तो सीधे RTI लगा रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं, और ये उनका मूलभूत अधिकार है। और वो वैधानिक तौर पे ठीक है, ये इस अधिकार से सबको जो है प्रशिक्षित रहना भी चाहिए। इससे पहले किसी संगठनों ने मतलब ऐसे कैडर कैंप और जैसे आपने जैस पाठशाला चलाया है, उन्होंने कभी नहीं चलाया, मतलब आपके यहाँ इसमें ये मार्गदर्शन कहाँ से आया कि हमको ये युवाओं को संवैधानिक लोगों में मतलब कैडर करना है, मतलब युवाओं को संवैधानिक रूप से प्रशिक्षित करना है? बहुत सारे ऐसे विषय जो होते हैं कि जैसे मैं 2 शब्दों के साथ ये कहना चाहूँगा कि मुझे डुबोने के लिए उस समुद्र में फेंका गया तो साहब मैं तैरना सीख गया। एक ऐसा शायर ने किसी ने कहा है। ये थिंकिंग जो हमारे अंदर आई, तो ये जो भी हम कर रहे हैं ये खुद के अनुभव के आधार पर हम उस बात तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि एजे रतन वारकड़े कभी अपने जीवन काल में कभी एक तेज आवाज में बात नहीं किया होगा, मतलब इतना डरा से मैं खुद रहता था, लेकिन मैं अपने जीवन काल में इन स्थिति और परिस्थितियों से गुजरता गया
समय समय में मुझे धोखाधड़ी भी मिली, समय समय में लोगों ने मुझे अपमानित भी किया, समय समय में मुझे परेशान भी किया गया। तो जिन जिन तरीके से मुझे परेशान करने का प्रयास किया गया, फंसाने का प्रयास किया गया, झूठी आरोप लगाने का प्रयास किया गया, तो उन्हीं चीज़ों से निकलने के लिए मैं धीरे धीरे उन विषयों पर जाता गया कि मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि मैं एज ए ग्रेजुएट व्यक्ति होने के बावजूद मुझे वो अधिनियम या वो कानून या वो नियम मुझे पता नहीं है जो एक छोटे से बाबू को पता रहता है। एक 8वीं स्तर का है या एक 5वीं स्तर का एक बाबू है, उसको पता रहता है। एक कार्यालय में कोई चपरासी भी होता है, अगर 8-10 साल अगर वो नौकरी करते हो गया तो उसको बहुत सारे नियम कानून पता हो जाते हैं अपने आप। तो हमको इस बात का शंका लगा कि हम ग्रेजुएट होकर हमको पता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि जब मेरे साथ ये स्थिति है तो हमारी जो समाज की स्थिति, समाज की जो लिटरेसी है, शिक्षा स्थिति है, वो तो और डाउन है। बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा, इस अवधारणा को लेकर के हमने कहा कि नहीं, इसी मिसाल को हम लेकर के निकले ताकि लोग जो है कम से कम उन सब चीज़ों में जागरूक हो सकें। हाँ, हमने देखा है कि आपकी कैडरों में आपने नारायणगंज से पूरा मवाई बिचा घुघरी होते आपने पूरा क्षेत्र को अपने कैडर किए हैं। दूसरा सवाल ये था कि मतलब आपको जब जिले का प्रभार मिला था, प्रभार से अभी तक आपका मतलब संगठन के प्रति कैसा लगा काम करके, कि आपको क्या अनुभव हुआ कि जिले में, जैसे ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हम पिछड़ा जिले मानते हैं, मतलब विकास भी केवल यहाँ कागजों में हो जाता है, तो आपको इन 1 सालों में क्या अनुभव हुआ बतौर जिला अध्यक्ष? आपको पद मिलने के बाद आपने जिलों में काम किया। मुझे लगभग 1 साल ही पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिला स्तर का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे एक आकलन इस बात का हुआ कि जो मंडला जिला है, मंडला जिला में ये एक ट्राइबल से जिला है, सबसे बड़ी बात तो। और दूसरी बात, केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पे विशेष मद प्रावधान रहता है, उन विशेष मद में भी हमारे मंडला जिले का नाम है। तो इससे पता चला कि पूरे देश के जितने भी जिले होंगे, उन जिलों के जो टॉप जिले होंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, उन जिलों में भी हमारे मंडला जिले का नाम है। क्योंकि यहाँ पर एक नक्सलाइट बिंदु भी हमारे मंडला जिले के साथ जोड़ दिया गया है, और वो बिंदु जोड़ने का भी एक कारण ये है कि फंड जो है बाकायदा जारी होता रहे और केंद्र सरकार से उस टाइप की राशि आती रही। तो इस प्रकार से जो है सबसे ज़्यादा बजट इस मंडला जिला में अभी तक की आया है, ऐसा हमको इस कार्यकाल के दौरान समझ में आया। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी अधिकारी आते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत उनके अंदर भूख रहती है काम करने की, नहीं यहाँ से कुछ पूरा बटोर कर ले जाने की। ऐसा हम एक छोटे से कर्मचारी से लेकर के जो उच्च अधिकारी, फर्स्ट लेवल के जो फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी हैं, उन तक की स्थिति हमने देखा है। चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, सभी के दिमाग में एक रहता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होता है। यहाँ पर लोग बहुत सीधे साधे हैं। यहाँ पर विपक्ष नाम की शब्द ही नहीं मिलेगा आपको, ऑब्जेक्शन नाम का कोई विषय ही नहीं मिलेगा। आप कितने उनके लिए बता दें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो इसमें आप कंप्लेंट करें, इसमें शिकायत करें, तो वो सब चीज़ें लोग बाग यहाँ नहीं जानते क्योंकि यहाँ की परंपरागत जीवन जो है वो भाईचारा का रहा है शुरू से। लेकिन यहाँ पर जो भी अधिकारी आते हैं वो नहीं मालूम कहाँ से छट करके आते हैं और आकर के इस जिले को पूरा भूसा बनाना, मतलब भरने का काम यहाँ पे करते रहते हैं। दूसरी बात, उनको हमारे राजनीतिक स्तर के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी संरक्षण मिल जाता है क्योंकि उनको खुद पता नहीं चल पाता कि हमारे जिले में जो अधिकारी आए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी नहीं पूछ पाते अच्छे से। तो उस वजह से इसका पूरा पूरा फायदा जो है वो अधिकारी उठाता है। जिले में 363 का सबसे ज्यादा मामला है, इसको लेकर आपने एक पहल भी किया था, क्या ये विषय को लेकर ये पूरा मामला? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा संगठन ने इसके लिए क्या कुछ विरोध या प्रदर्शन वगैरह कुछ? ट्राइबल्स जिले में ये बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि क्राइम है, जो सिर्फ मंडले की बात नहीं है, जो इर्द गिर्द हमारा डिंडोरी और बालाघाट सिवनी है। ये एक भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए और प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो ये गर्म क्षेत्र है। थोड़ा सा यहाँ पर गर्म और ठंडी मतलब मौसमों का ऐसा कुछ है, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आपको देखेंगे ये मतलब बालक की संख्या से कहीं ज़्यादा बालिका की संख्या मिलेगी। एक आपका सेक्सुअल रेट जो आप देखेंगे इधर पे 2011 के भी आंकड़ा निकालेंगे तो जहाँ पूरी देश में 800-900 लड़कों में 1000 लड़कों में 800-900 की संख्या में मुश्किल से जो लड़कियाँ मिलेंगी, तो हमारे यहाँ लड़कों ज़्यादा से लड़कियों की संख्या मिलेंगी।
गर्ल्स चाइल्ड यहाँ सब ज़्यादा मतलब जन्म होते हैं। तो उसका दूसरा आरोप क्या बनता है कि एक तो उन बच्चियों की संख्या ज़्यादा हो रही है, दूसरी बात उस परिवार में शिक्षा का स्तर बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा स्तर बिल्कुल ना होने की वजह से उनके अंदर एक स्वाभिमान और अस्मिता ये कुछ समझ में नहीं आता उनको। तीसरी बात आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा कर नहीं पाते हैं। तो जो बच्चियां हैं वो ज़्यादातर जो फैसिलिटी को देख करके या जो कहना चाहिए कि आपकी चमक दमक को देख करके उसकी तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वो इस बातों का फायदा उठाते हैं हमारे जिलों में आकर के, तो वो आकर्षित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो महज 14 साल 15 साल 16 साल की जो बच्चियां हैं वो अट्रैक्शन हो जाती हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या हमारे साथ में क्या अपराध हो रहा है। दूसरी बात मैं भी इसके पहले जो एसपी साहब थे उनके साथ मैं बैठा था, तो इस विषय पर भी हमने चर्चा किया था। जो एसपी साहब बोल रहे थे उनको भी इस बात का अनुभव हुआ कि इस जिले में जो सादा एक्ट अधिनियम जो है, आप उसको पढ़ेंगे तो उसको पता चलता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी कानूनी रूप से निषेध है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस टाइप का कानून भी यहाँ के हमारे साथियों को नहीं है पता। यहाँ की जो जनता है उसको ये कानून भी पता नहीं है। उनको ये लगता है कि हमारे 14-15 साल की हमारी उम्र हो गई, हम दौड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं, तो अपना जो जीवन यापन हम कर सकते हैं। तो ऐसा सोच करके वो उसी उम्र में शादी करने के लिए तैयार हो जाना, कहीं फिर उनको किसी ने बहला फुसला करके वो ले गया तो वो भी चले जाना। तो इस प्रकार से ये 363 का जो क्राइम है, इस क्राइम को लेकर के जो हमारा पुलिस महकमा है इसको लेकर के जागरूकता का कार्यक्रम को करना चाहिए, लेकिन वो उस कार्यक्रम को करते नहीं है। इस बात को लेकर मैं कई बार बात भी रखा। और जो हमारा जो वुमेन क्राइम जो महिला अपराध है, महिला अपराध वाले विषय में हमारे जिले में बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है। लेकिन ये है कि उस पर जो है कोई भी आपका रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारे मान्यताएं, कुछ हमारे कुछ सामाजिक ढकोसले हैं जिनकी वजह से वो प्रताड़ित होते रहते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार से किसी के ऊपर जो है केस नहीं लगाती हैं, जिसकी वजह से अपराधियों को और मौका मिलता रहता है। तो महिलाओं पे अपराध होना, बच्चियों पे अपराध होना, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। अन्य दल और जो संगठन है वो देश को लेकर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि संगठन एक जाति धर्म को लेकर काम करती है, तो ये अब अन्य संगठन हमने आपके एक पेपर में खबर पढ़ी थी जिन्होंने आपने लिखा था कि जैस की जाति धर्म को लेकर काम नहीं करती। हाँ देखिए, सामाजिक संगठन सामाजिक होता है और समाज के अंदर विभिन्न धर्म के लोग हो सकते हैं, विभिन्न जाति के लोग हो सकते हैं, तो वो समाज के अंदर का मसला हो गया। अगर हम अपने आप को सामाजिक संगठन अगर कहना चाहिए कि परिभाषित करते हैं तो समाज के अंदर जो भी रह रहे हैं उन पे हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे एक सूर्य सबको रोशनी देता है बराबर, वैसे हम सबके लिए काम करते हैं। अब बात यह है कि भाई हमारे जिले में आदिवासी की बाहुल्यता ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है जिनकी संख्या ज़्यादा है तो क्राइम का विषय भी निकल के आएगा, तो उन्हीं के साथ निकल के आएगा। तो ज़्यादातर उन्हीं के मुद्दे पे हम काम करने पड़ जाता है। तो लोग आरोप लगा देते हैं कि आप सिर्फ आदिवासी को लेकर काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही जनजाति को लेकर के या जाति को लेकर काम कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को लेकर के हम जो है नकारते हैं इस विषय को कि हम सबको बराबर समझ रहे हैं, सबके लिए बराबर हम काम करते हैं। अब अन्य संगठनों की अब उनका वो जाने, हम किसी संगठनों को भी हम भी आरोप नहीं लगाते हैं। उनकी सोच है कि अगर इस टाइप का आरोप लगा रहे हैं तो वो सब हमारे लिए तो निराधार है। और ऐसा अगर उनके अंदर कोई अगर उनके पास अगर कोई ऐसा कुछ प्रूफ है तो भाई उनको बता कहाँ हम गलत कर रहे हैं। युवा नेता आपने फेसबुक में भी लिखा था, सोशल मीडिया में लगातार आपके पोस्ट आते रहते हैं कि हम युवा नेता को लेकर काम करते हैं। क्या रणनीति है युवा नेता, क्योंकि आने वाले समय में 33 चुनाव भी आने वाले हैं। सही है, क्योंकि एक हमारे यहाँ जो आप संविधान की अनुच्छेद 13(3) का, उसमें आप देखते हैं, आप प्रशिक्षण के दौरान हमने कई बार बताया है कि जो रूढ़ी प्रथा का जो उसमें प्रावधान बताया गया है। रूढ़ी प्रथा का प्रावधान का अर्थ यही है कि उस गांव की विशेष मतलब मुकद्दमी प्रथा मतलब उसमें बहुत सारे और भी विषय आ जाते हैं। तो वो जो प्रथा है वो प्रथा हमारी अनादिकाल से चली आ रही थी, लेकिन उसमें एक
खास पॉइंट ये था कि उम्र के हिसाब से गांव के लोगों को सियाने बना देना। सियाना अर्थ मतलब उम्र के हिसाब से माना जाता था। और आज की इस 21वीं सदी में अगर हम बात करें, आज की इस नई दुनिया में, नई जनरेशन में, तो अब एक हम मुखिया के तौर पे उम्र के हिसाब से हमने उसको अगर मुखिया अगर बना रहे हैं, तो आज जो पंचायती राज व्यवस्था चल रही है, पंचायती राज व्यवस्था में जो शासन के जो क्रियाकलाप चलते हैं, जो भी आपके रोजगार के साधन, कोई भी पॉलिसियां हैं, कोई भी योजना है, वो योजनाएं धीरे 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 कागज से लेकर के आज कंप्यूटर तक पहुंच गई हैं। अब हम उस परंपरागत स्थिति को देखते हुए कि फलाना ज़्यादा उम्र के हैं और बहुत अच्छे वयोवृद्ध हैं, उसको हम सियाने बनाते हैं, और उसके साथ साथ चलते चलते जब हम पंचायत के प्रधान बनाने की बात आई, पंचायत के मुखिया जिसको हम सरपंच बोलते हैं, उसकी बात आई, तो लोग उम्र के हिसाब से ही मतलब इस टाइप सोच लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में बदलाव होना चाहिए आज के समय में। तो हम इसलिए हम युवा नेतृत्व को हम बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि आज का युवा जो है थोड़ा एजुकेटेड भी है, उसके अंदर कुछ समझ आती जा रही है, और हम लगे हुए हैं कि उसको हम नेतृत्व सिखाने के लिए जो है तमाम कानून, अधिनियम और शासन, सरकार, सबकी जो है सोच समझ, इन सब में उसके अंदर समझ आनी चाहिए, उसके जो झिझक खत्म होना चाहिए। इन सब चीज़ों में जो पारंगत अगर होगा या हो रहा है, तो ऐसे युवा हमारे नेतृत्व करने के लिए आगे आए, क्योंकि आगामी समय में अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है 3 स्तर पर जो है निर्वाचन का कार्य किया जाना है, और आज सभी चीज़ें कंप्यूटरकृत हो रही हैं, सभी चीज़ें वेबसाइट के माध्यम से चल रही हैं। तो कम से कम वो वेबसाइटों की जानकारी उनको हो, उन कंप्यूटर के अंदर कुछ चेक करने की मतलब उसको नॉलेजमेंट हो जाए, तब कहीं जाकर के वो हमारे गाँव के अंदर विकास की सही धारा को वो ला पाएगा, योजनाओं की सही जानकारी लोगों को दे पाएगा, और पॉलिसियों को सही से क्रियान्वयन किया जा सके। क्योंकि जो मुखिया के तौर पे वही होता है, और कर्मचारी पढ़े लिखे आ जाते हैं, तो कर्मचारी जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, ट्रांसफर होकर के आते हैं हमारे गांव में, नहीं मालूम किस जिले के हैं, किस क्षेत्र के हैं, तो उनको आपके क्षेत्र के विकास का उतना उनको मतलब नहीं है। उनको हर महीना पेमेंट मिल रहा है, आपके गाँव में चाहे 3 खंती खोदें, चाहे 4 कुआं हो, चाहे ना हो, घर बने ना बने, उनका पेमेंट फिक्स है। तो वो जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमने एक एक मतदाता को हमने शपथ दिया है कि मैं आपके विकास का काम करूंगा, आपके क्षेत्र के विकास का काम करूंगा, आपकी सुरक्षा के काम में करूंगा, ये जिम्मेदारी हमने लिया है, तो वो जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन समस्या कहाँ हो जाती है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो क्या समझेगा पॉलिसियों के बारे में, सारा काम डाटा के द्वारा हो रहा है। आपने एक सोशल मीडिया में वीडियो डाला था, और वीडियो में आपने कहा था कि आज़ादी के 70 साल भी हम खंती खोदते थे और आज भी खंती खोदते हैं। जब सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक पंचायत इतने पैसे दिए, पर विकास क्यों नहीं? ये कहना चाहिए कि जो नरेगा जो बना, नरेगा 2005 का एक अधिनियम सरकार के द्वारा लाया गया, वो अधिनियम भी लाने का मुख्य वजह ये था कि हमारे लोग मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करने के पर यह था कि जो भी रेट, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग रेट निर्धारित किया गया था, कुछ जगह पर कम थी, कुछ जगह ज़्यादा था, तो उसको एक सा बनाने के लिए नरेगा का प्लानिंग लाया गया कि आप मजदूरी करेंगे तो जो है जो मूल्यांकन होगा,